अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल से क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 12 को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझें और उसकी डेप्थ में जाकर अगर के उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो आप मतलब कि वो तमाम टेक्निक सीख लेंगे कि आप कोई और क्वेश्चन भी मतलब कि इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इसलिए तुमने क्या करना है, तुमने एक सिंपल सा काम करना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि तुमने सबसे पहले जाना है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्योंकि जब तुम ये दो काम नहीं करते हो तो उससे क्या होता है, उससे फिर हमारी मोटिवेशन नहीं होती यार। सीधी सी बात है, कितनी एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, गर्मियां आ गई अब तो, और तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पर अगर के लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो डेली बेस पर, लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग मतलब कि जो हमारी क्लास होती है बैच की, इंस्टीट्यूट की, हर सब्जेक्ट की होती है, तो अगर कि तुम उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डिफिकल्टीज आ रही है, तो जो पाकिस्तान के बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं यानी कि एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो तुम लोगों को मतलब कि पढ़ाएगी, वो तुम लोगों को मतलब कि जी सारे के सारे बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेगी। तो वन टाइम फी होती है, एक बोर्ड एग्जाम 2025 तक रजिस्टर्ड होते हो, दैट्स इट। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें हमें कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पावर लाइन कैरीज करंट ऑफ 600 एम्पियर। देखो सबसे पहले ना डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि मेन चीज क्या होती है, डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, आपको करंट की वैल्यू दी हुई है, एक पावर लाइन है उसमें करंट 600 एम्पियर जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड इंक्लाइन डाउनवर्ड एट 70 डिग्री। मतलब कहने का ये हुआ कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ के साथ जो मतलब कि पावर लाइन है वो 70 डिग्री बन रही है। मैं ये डायग्राम बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। डायग्राम भी पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर डायग्राम पर जाके इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। नोड पर जाएंगे और नोड पर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है जी, ओके। एट 70 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आपने जो ये मैग्नीट्यूड आपके पास फोर्स का होगा ना कि कितनी लाइक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, उसके साथ साथ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन 100 मीटर ऑफ द लाइन ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कहने का ये हुआ कि बेसिकली हमारे पास जो है यहां पर आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करनी है, जो कि 100 मीटर लाइक कह सकते हैं कि जो लाइन है ये जमीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस चीज को आपने देखना है। सो बेसिकली मैग्नीट्यूड और लाइक कह सकते हैं कि डायरेक्शन की बात है और हम लोग इसको बेसिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास कितना लग रहा है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले ना इसको जो है वो मतलब कि नोड की स्क्रीन पे चले जाते हैं, ठीक है। नोड की यहाँ पर स्क्रीन पर जाएंगे और नोड पर जाकर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली ना आपके पास ये एक दो एंड्स हैं, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ कि इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा दिया और ये जो है यहाँ से, ओके, इसको 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 जो है लाइक यहां पर ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है, ठीक है। दोनों हमारे पास दो एंड्स आ रहे हैं, ओके। और दो एंड्स में दरमियान में आपके पास ना एक पावर लाइन है, उसमें 600 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये साउथ है, ठीक है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है। ये साउथ एंड ये नॉर्थ है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है क्या हमारा करंट। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है, यू कैन से दैट कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और इसकी वैल्यू जो है वो 600 एम्पियर है। अब जो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड है या जमीन की लाइक कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके। सो जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से मतलब कि 70 डिग्री लाइक कह सकते हैं कि इस पावर लाइन के साथ बना रही है। मतलब कैसे, हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप जमीन की मैग्नेटिक लाइक कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस को देखना चाहते हैं तो वो इसके साथ जो है इस तरह से लाइक नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 70 डिग्री पर क्या है इस तरह से झुकी हुई है। आप तमाम डायरेक्शन में मतलब कि तमाम जो लाइंस की डायरेक्शन है उसको आपने मतलब कि क्या करना है, इक्वल लेना है, यानी कि एक तरह का लेना है। तो ये 70 डिग्री पर हमारे पास क्या है, मतलब कि आप कह सकते हो कि यहां पर ये एंगल बना रही है, ओके। सो आप एक काम करोगे कि जब ये एंगल लोगे, मैं थोड़ा सा स्केल छोटा करता हूं कि डायग्राम आप लोग फिर बना लो। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। आप इसके साथ छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ लिख दोगे तो ये 70 डिग्री का एंगल आ गया। तो हमारे पास करंट की वैल्यू है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना आ रहा है,
लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहां से यहां तक 100 मीटर आ रहा है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अगर कि आपने मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए सिंपल सी गेम होती है। मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए सिंपल सी गेम ये होगी कि आपने आसान लफ्जों में एक काम करना है। वो एक काम ये करेंगे आप लोग कि आप लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन किसके बराबर? साइन 90। अब यहां पर आई की वैल्यू भी दी हुई है 600 एम्पीयर, एल की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू आपको दी हुई है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। वो वैल्यू पुट करोगे, साइन 70 करोगे, एंगल आ जाएगा। तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल सा एक काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या है कि आपने यहां पर जाकर जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपने पुट करना है, मतलब उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो ओके हो जाएगा सब कुछ। तो यहां पर अगर हम लोग आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमने जो है वो बेसिकली इसकी वैल्यूज को पुट अप किए। अब पुट करने के बाद जो है क्या होगा, पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर नजर आ रहा है, मतलब कि ये वैल्यूज पुट की हैं और वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है ये तमाम वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2.82 न्यूटन हमारे पास आंसर आएगा। इसके बाद अगर हम लोग ये बात करें तो हमारे पास जो है ये डायरेक्शन की बात हमारे पास आती है कि यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन आइडेंटिफाई या वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो यहाँ पर आ रहा है जिसमें हम लोग कहते हैं कि करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये बेसिकली जो करंट की डायरेक्शन गिवन है वो साउथ टू से नॉर्थ की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो एक एंगल पर पॉइंट की है। मैं बता दूंगा कि राइट हैंड रूल से आपने कैसे लेनी है। सो देयरफॉर द मैग्नेटिक फोर्स इज टुवर्ड द वेस्ट एंड स्लाइटली अपवर्ड। तो ये जो है मतलब कि अगर के एक एंगल वाला केस आता है, जैसे कि हमारे पास ये केस आ रहा है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना है। वो काम ये होगा कि आपने अपने पास डायरेक्शंस बना लें। ये होता है नॉर्थ साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शंस हैं। अब इस डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एक काम ये करना है कि हम लोगों ने साउथ उस तरफ लिए और नॉर्थ इस तरफ लिए ना, तो आप इसको जो है मतलब कि इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। उससे फायदा ये होगा कि साउथ इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा और वेस्ट इधर आ जाएगा और ये बेसिकली ईस्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपने क्या किया, टर्न किया, क्योंकि हमने साउथ इस तरफ लिए, नॉर्थ इस तरफ लिए ना। तो बेसिकली ये है कि हमारे लिए लाइक हमने जो सेटिंग की है वो उसकी साउथ और नॉर्थ से बताने के लिए की है, तो हमने इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में बताया हुआ है, कोई मसला नहीं होता। अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि राइट हैंड रूल में क्या होता है। राइट हैंड रूल में सबसे पहले ये जो 4 फिंगर्स होती हैं ये बेसिकली आपको क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं, और जो ये थंब होता है ये इसको हम डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ लेते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि ये अगर कि स्लाइटली एंगल हमारे पास इसमें जो एक थीटा एंगल बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है मतलब कि जो अपनी फिंगर्स हैं इसको पॉइंट करते हैं लाइक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और करंट की डायरेक्शन में हम जो थंब है उसको कर लेते हैं। अब ये दोनों जो है ये एक लाइक कह सकते हैं कि प्लेन में आ रहे हैं। मतलब कि राइट हैंड रूल का अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं कमेंट कर देना, मैं पूरा लेक्चर का डिटेल में बता दूंगा कि बेसिकली आपको मतलब कि ना इसमें क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं है। इसका जो एक सिंपल सा तरीका है, एक तो बेसिकली हम फिंगर्स कर्ल करके भी लेते हैं, तो एक अगर के आसान तरीके से मैं समझाऊं तो क्या होता है कि अगर के मिसाल के तौर पर ये 4 फिंगर्स हैं, तो 4 फिंगर्स को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लोगे और थंब को जो है वो लाइक कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन में ले लोगे। तो आपकी जो फोर्स होती है वो इस प्लेन के साथ मतलब कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री पर होगी। तो आपकी फोर्स जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आपकी फोर्स जो है ये पाम पर या हथेली पर लगेगी और वो इसको पीछे की तरफ या इस तरफ मतलब के लाइक कह सकते हैं कि पुश देगी। उससे जो डायरेक्शन हमारे पास बनती है, अगर कि मैं इस तरह एज्यूम करूं इस नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट को, तो बेसिकली क्या होगा कि नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है। मतलब कि ये डायरेक्शन मेरे पास मतलब कि इस तरह से आ रही है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि ये साउथ है, आगे नॉर्थ है, इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ ईस्ट है, क्योंकि 2D है। अगर आप इसको इस तरह करके देखेंगे तो ये वेस्ट इस तरफ होगा और ईस्ट आपकी तरफ मतलब कि कैमरे की तरफ होगा। तो बेसिकली अगर कि मैं देखूं तो हमारी फोर्स जो है वो वेस्ट की तरफ लग रही है। ये बहुत आसान सा तरीका है, मैंने इसको आसान करके कोशिश की कि समझ आ जाए आपको। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को आपने, मैग्नेटिक फील्ड की जो 4 फिंगर्स हैं, आपने क्या किया कि जो नॉर्थ की डायरेक्शन है उस तरफ पॉइंट कर दिया। करंट के लिए आपने थंब को ऊपर की तरफ लाइक कह सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन बनती है वो उस तरफ आपने पॉइंट कर दिया। अब जो फोर्स होगी वो इस प्लेन के साथ, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो फोर्स जो है वो फ्लैट पैनल के इनवर्ड होगी। अब जाहिर सी बात है ना कि हम लोग नॉर्थ साउथ ले रहे हैं, तो ये साउथ है वो नॉर्थ है, जैसे ये साउथ है वो नॉर्थ है, तो ये जो वेस्ट होगा ना, वेस्ट वो ऊपर नजर आ रहा है ना, तो ये वेस्ट इस तरह पीछे की तरफ है, यानी कि फ्लैट पैनल की डायरेक्शन में है।
और ईस्ट आप लोगों की डायरेक्शन में यानी कि कैमरे की तरफ है, आप लोगों की डायरेक्शन मतलब कैमरे की तरफ है। तो ऐसे में जो फोर्स होगी ना वो फोर्स इस प्लेन के हो, जो प्लेन है ये जो मतलब कि सारा प्लेन सिस्टम आ रहा है इसको सेंटर की तरफ या इस लाइक कह सकते हैं कि मेरी तरफ जो है ये वेस्ट की तरफ जो है पुल करती है। तो यहां पर ये फोर्स लाइक कह सकते हैं स्लाइटली अपवर्ड होती है, लेकिन इसको हम वेस्ट की तरफ कंसिडर करेंगे तो ये बेसिकली वेस्ट की तरफ जो है परफेक्ट लिया जाता है। तो ये इसमें गेम है। तो राइट हैंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने मतलब कि अप्लाई कर लिया। लाइक ये हमारे पास करंट हो गई, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई और फोर्स जो है वो हमारे पास इस तरह से परपेंडिकुलर होती है। अब चूंकि ये हमारे पास 2D है तो आपकी जो फोर्स होगी वो वेस्ट की तरफ जो है वो लाइक कह सकते हैं कि लगेगी और एंगल की वजह से स्लाइटली अपवर्ड होगी, लेकिन हम लोग इसमें मेजर जो डायरेक्शन है वो वेस्ट को कंसीडर करना है। रिपीट करके वीडियो को देख लेना। अगर के राइट हैंड रूल का डिटेल लेक्चर चाहिए, राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल, तो मैं तुम्हें कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, सिर्फ उसी का लेक्चर तुम्हारे लिए इजी होगा। तो अगर कमेंट ज्यादा हुए तो मैं मतलब कि आपको लिंक जो है वो कमेंट में पिन कर सकता हूँ। तो इजी गेम है। सो आपकी जो मेन जो डायरेक्शन आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वेस्ट है। अब यहाँ पर बुक वालों ने जो है कहा हुआ है कि डायरेक्शन ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन आई गेस के आंसर में जो है ना वो नहीं है। आंसर में मतलब कि इन्होंने डायरेक्शन वगैरह नहीं दी हुई, दैट्स इट। सो ये गेम है। आई होप कि न्यूमेरिकल ओके हो गया होगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चैलेंज दे देता हूँ और चैलेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंज जरूरी इसलिए होता है कि हम लोग जब भी न्यूमेरिकल करते हैं देखते हैं कि तुम में से कितने बच्चे न्यूमेरिकल को सही समझ गए और उसकी गारंटी जो है वो चैलेंज देता है कि आपको कितनी समझ में आई है। डेटा चेंज कर लेंगे। जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास 400 एम्पियर है, ठीक है। जिसने सारों के सही आंसर दिए न्यूमेरिकल की मैं उसको कमेंट पिन कर लूंगा और ये इंशाल्लाह पिन ही रहेगा, ठीक है। ओके सीन है। और करंट की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड सेम कर लोगे, ठीक है। थीटा जो है ना वो आप 60 डिग्री कर लोगे, मतलब कि थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला बन रहा था इस केस में आपने मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है, लेकिन 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 एक काम ये करना है कि आपने जो वो है डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स कर लेनी है। मतलब कहने का ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरा ये कि हमारे पास जो वो आ रहा था, लेट मी एक मिनट में जरा इसको चेक करूं। ओहो यहाँ पर जो है ओहो 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 ये वापस क्यों नहीं जा रहा, वापस क्यों नहीं जा रहा, वापस क्यों नहीं जा रहा। ओके ओके ठीक है, चलो कोई मसला। ओके सो ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, इसको आपने फाइंड आउट करना है इस तरीके से। लेकिन जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ की बजाय अगर के आप देखोगे तो नॉर्थ की बजाय आपने रिवर्स में कंसिडर करनी है। मतलब कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, यानी कि हम लोग साउथ की तरफ जो है वो कंसिडर करेंगे, यानी कि हम लोग कहेंगे कि जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ बन रही है। तो ये बस तुम लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि बेसिकली तुम इसको लेके चलोगे कि हमारा जो डेटा है उसमें ये कह रहे थे ना कि हॉरिजॉन्टल पावर एंड कैरियर करंट ऑफ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आपने रिवर्स कर देना है नॉर्थ से साउथ। और ये जो हॉरिजॉन्टल 70 डिग्री बन रहा है ये आपने लाइक कह सकते हैं कि इसको आपने ये करना है कि ये बेसिकली लाइक रिवर्स में चलेगा। मतलब कि ये जो एंगल है 70 डिग्री ये साउथ के साथ आपने बना के सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कितनी है, डायरेक्शन ऑफ जो वो है फोर्स है वो क्या है और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। ये तुम लोगों का हो गया भाई टास्क या होमवर्क या चैलेंज, वॉट एवर यू वांट टू से। तो बस ये गेम है। इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। हमारे पास जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन इन विच द मैग्नेटिक इंडक्शन इज दिस। हमारे पास ना साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर आप लाइक कह सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को लाइक कह सकते हैं कि इंसिडेंट करते हैं फिर उसको एक्सेलरेट करते हैं, काइंड ऑफ एक्सेलरेटर, पार्टिकल एक्सेलरेटर टाइप। तो उसके अंदर वो क्या करता है कि अगर वो 90 डिग्री पर लाइक कह सकते हैं कि आप उसको इंसिडेंट करते हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी और लाइक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कि 90 डिग्री पर हो तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर देता है। तो ये बेसिकली आप अगर के देखो तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ लाइक कह सकते हैं कि जो उसकी रेवोल्यूशन पर सेकंड या उस पर्सपेक्टिव से, टाइम के पर्सपेक्टिव से जो फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी उस टॉपिक से रिलेट करता हुआ न्यूमेरिकल है। अब हमारे पास जो है ना ये प्रोटॉन है, प्लस आपके पास जो है मतलब कि पॉजिटिव पार्टिकल होता है, प्लस होता है, और चार्ज जो है इसका इलेक्ट्रॉन जितना होता है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ चुकी है। तो जो बेसिक फॉर्मूला है वैसे तो पेपर में दिया जाता है, लेकिन आपको टॉपिकल वे में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मास ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
सो वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला दैट सेड q मल्टीप्लाई b डिवाइड बाय आपके पास 2 पाई मल्टीप्लाई m करना है। वैल्यूज डायरेक्ट पुट करो, सॉल्व करो, कैलकुलेटर की गेम है। आप जब जिस वक्त वैल्यूज पुट करेंगे तो उनके साथ यूनिट्स भी लगा देंगे, मतलब कि कूलम आ रहा है, इसके साथ साथ आपके पास ये वेबर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो है ये डिवाइड में आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि मैथ्स आपके पास जो है वो बेसिकली लिया जा रहा है, यानी कि मैथ्स हमारे पास जो है ये 27 होता है यहाँ पर, ठीक है 27। तो 10 पावर आपके पास जो है 10 पावर माइनस 27, आप इसको देखोगे, आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व करोगे, सो अल्टीमेटली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या आएगी 11.4 × 10⁻⁶, या फिर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में 1.14 × 10⁻7 करके लिख सकते हो। इजी गेम है। तो आसान सी बात ये है कि आपने क्या करना है कि आपने सिंपल वे में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड कोई मसला टेंशन की बात नहीं है, दैट्स इट। इसका चैलेंज अपने पास नोट कर लो। चैलेंज इसका सिंपल है कि तुमने क्या करना है, तुमने एक काम ये करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है वो आपके पास होगी 0.79 या फिर इसको 8.79 कर दो। ये बहुत ज्यादा मैंने कर दी है, इतनी ज्यादा होती नहीं है वैसे, आपस की बात है, ये सिर्फ मैंने आपका डेटा चेक करने के लिए किया है कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो तुमने 8.79 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बाकी सारा डेटा सेम रहेगा, चार्ज पाए मैस सेम रहता है, वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेना एंड देन ये न्यूमेरिकल, ये कैलकुलेटर की गेम है, इसमें इतनी कोई टेंशन की बात नहीं होती, तो परफेक्ट सीन है। सो ये गेम हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है अगले न्यूमेरिकल पर जाते हैं। अगले न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि वेलोसिटी सिलेक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब बाय द एक्सप्रेशन दिस। आपके पास जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के मिलाप से जो डिवाइस बनाई जाती है उसे वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे दूं कि वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आपने लाइक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर किया होता है बाय एडजस्टिंग द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप दोनों की वैल्यूज को बराबर करते हैं तो चार्ज जो है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर के मैंने मान लेते हैं कि मैंने उस वेलोसिटी सिलेक्टर में, नाम से ही वाज़ेह है, मैंने 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी सिलेक्ट की हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 मीटर पर सेकंड का जो पार्टिकल है वो ही गुजर सकता है, उससे ऊपर नीचे वाले जो होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सकेंगे, यानी कि स्ट्रेट नहीं जा सकेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा टारगेट है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 3 लाइक कह सकते हैं प्लेसेस है, ये असल टारगेट है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर के 15 मीटर पर सेकंड वाला मैंने उसमें सेटिंग की है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मैंने जो है मेरा जो पार्टिकल होगा वो 15 वाला ही इधर आएगा, अगर कि उससे कम ज्यादा वाला आपके पास आएगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। Find the value of E such that an electron of energy इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन इज अनडिफ्लेक्टेड। अब हमारे पास यहाँ पर अगर देखें ना तो वी कैन से दैट कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कि हम लोग बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 18 मिली टेस्ला थी, तो मिली को 10 पावर माइनस 3 करके सॉल्व करोगे तो 0.018 आ जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो 18 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 के साथ भी आप ले सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है और आपके पास मास है। अब यहां पर ना हमें कह रहे हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो बेसिकली ये होता है V is equals to E by B होता है ना। सो बेसिकली अगर कि आपने E की वैल्यू निकालनी है तो B की वैल्यू को ये B की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। सो V मल्टीप्लाई B कर लो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब होता क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है, ये जो 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपके पास जो है ये बेसिकली उसकी एनर्जी दी हुई है। सो whenever you want to convert your energy from electron volt to joule, तो आपने क्या करना है, ये 1.6 into 10⁻19 जाउल्स मल्टीप्लाई करना है, और अगर कि आपने जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो फिर इसी फैक्टर को डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली क्या किया कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी आपने उसको जाउल्स में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि ये जाउल्स में इसकी वैल्यू आ रही है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो इतने केजीज होता है, ये फिक्स कांस्टेंट है। सो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी,
मैस भी है तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से, कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो आप एक काम करो कि 2 को मल्टीप्लाई कर लो काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास कर लो इज इक्वल टू आपके पास ये v स्क्वायर, दोनों साइड पर अंडर रूट लोगे तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के ई 2 इंटू के ई डिवाइड बाय आपके पास जो है वो m। सो आप क्या करते हो, इनकी वैल्यूज को पुट अप करते हो। ये जो काइनेटिक एनर्जी है जाउल्स में आपने लेनी है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, यहाँ पर जाउल्स में होगा। आप जाउल्स में लेके सॉल्व करोगे फॉर द सेक ऑफ गेटिंग योर आंसर इन मीटर पर सेकंड। अगर क्या आपने मीटर पर सेकंड में आंसर लेना है तो फिर आप एनर्जी को जाउल्स में लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जाउल्स में लोगे, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि आप जाउल्स में लेके इसकी एनर्जी को लेके मतलब सारी वैल्यूज पुट की सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, हमारे पास जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इतना आता है। अब ये बेसिक बातें यार ये तो कैलकुलेटर से कर ही सकते हो। अब ये भी तुम कहो कि नहीं सर बच्चों की तरह मतलब कि आप बताएंगे 2 मल्टीप्लाई 850, पेपर में ये चीजें मत करना। बिल्कुल बेसिक स्टेप्स जो होते हैं ना, मतलब कि बहुत बच्चे बात औकात ना एग्जामिनर को इरिटेट करते हैं, जगह भी कम होती है और ऐसे स्टेप भी छोटे छोटे करते हैं। तो कोशिश करना कि कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट लेंगे, आपके पास ये आंसर आता है। इसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला होता है जो कि वेलोसिटी सिलेक्टर के केस में आपको दिया जाता है। सिंपल, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉल्व करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आ रही है वो 3.11 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस आंसर को हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली ये उस कंडीशन के लिए आपके पास होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि ये टारगेट पर स्ट्राइक करेगा, तो इस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है आप इसको ले सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है Fe, ये बराबर होती है मैग्नेटिक फोर्स के। तो जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तो ये चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन के अगर हम लोग देखें तो ये किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं करेगा और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट मतलब कि सीधा आगे की तरफ आएगा। तो ये सिनेरियो बेसिकली यहाँ पर लिया जा रहा है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास दोनों फोर्सेस बराबर हो गई हैं और आपका चार्ज पार्टिकल जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। सो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी है ये लाइक कह सकते हैं कि हमने पहले निकालनी है और फिर वेलोसिटी के बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। चैलेंज दे लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि चैलेंज में मतलब कि कितने बच्चे जो हैं वो कामयाब होते हैं और सही आंसर देते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है पहले आपने वेलोसिटी निकालनी थी ना, आपने वेलोसिटी निकालनी है। मान लेते हैं कि जो आपकी एनर्जी की वैल्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं, लेट्स से 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सारा जो है आपने लाइक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए करना है। अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा या बच्ची जो है मतलब कि इस सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है। ये रहा आपका चैलेंज। काइनेटिक एनर्जी 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, बाकी मैकेनिज्म सेम है। सो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। अब फोर्थ न्यूमेरिकल पर जाते हैं और फोर्थ न्यूमेरिकल में हम लोगों को कहा जा रहा है कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स आर 0.6 मीटर अपार्ट। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये कहा जा रहा है कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं और उन स्ट्रेट वायर्स में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो दरमियान में डिस्टेंस है वो 0.6 मीटर्स का है। यानी कि ये दोनों वायर्स 0.6 मीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, उनमें लाइक कह सकते हैं कि डिस्टेंस आ रहा है। एंड कैरी करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड लाइक कह सकते हैं 8 एम्पियर। एक जो वायर होगी उसका ये करंट है, ठीक है, आप इसको सर्कल कर सकते हो, ठीक है। मैं येलो पिक कर लेता हूँ, येलो थोड़ा ब्राइट है। और इसके अलावा ये दरमियान में डिस्टेंस है। फाइंड द पॉइंट बिटवीन द वायर्स वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, उसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। मतलब कि द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू या द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0, सो न्यूट्रल पॉइंट होता है। यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स उस पॉइंट पर लाइक कह सकते हैं कि बराबर हो जाती है, तो लाइक वो न्यूट्रल पॉइंट आपका कहलाता है या कहा जाता है। दैट्स इट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक काम करना है। सबसे पहले उसकी जो डायग्राम है और डायग्राम को मतलब कि हम लोगों ने समझना है, ठीक है। अब डायग्राम जो है वो बेहतर ये होगा कि हम लोग नोट पे बना लें, नोट पे अच्छा रहेगा। अब बेसिकली डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम में एक वायर ये हो गई, दूसरी वायर ये हो गई, ठीक है। और दोनों में जो फासला है, पेपर में ऐसे न्यूमेरिकल के साथ डायग्राम बना लेना जिनके साथ डायग्राम बनती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल देखो ये डायग्राम बनने वाला न्यूमेरिकल है और इसमें जो है लाइक कह सकते हैं जो करंट जा रही है वो 0.4 एम्पियर है, ठीक है। और इसमें जो लाइक कह सकते हैं कि ये I1 है और ये I2 है, इसको आप बोलते हो 0.8 एम्पियर, ठीक है। मैं जरा चेक कर लूं कि 4 एम्पियर और 8 एम्पियर, ठीक है। मैं 0 के परस्पेक्टिव से कर रहा था, मैंने अपने सामने जो है यही स्लाइड जो है ना
ये सामने स्क्रीन पर भी ओपन की होती हैं, क्योंकि अब मैं बार बार उसको जो है मतलब कि स्विच नहीं कर सकता, तो ये ऐसे है। मैं एक्चुअली ना ये सामने मेरे सामने स्क्रीन पर स्लाइड्स खुली होती हैं, मतलब कि मैं दोनों तरफ देख रहा होता हूँ, ठीक है। एक कैमरा साइड पे खुला होता है, एक स्लाइड्स खुली होती है। उसकी रीजन ये है कि अब मैं स्लाइड्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब कि उसी पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मैं साथ साथ उसको देख रहा होता हूँ। अब मेरे पास क्या होता है कि जो लाइक यहाँ पर करंट है, दोनों की डायरेक्शन ये हो गई, दरमियान में 0.6 मीटर का होल्ड है। अब यहाँ पर जो 8 एम्पियर की करंट है, उस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू 4 एम्पियर के। क्योंकि अगर हम लोग देखें ना तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, कि अगर एक कंडक्टर है तो उसमें से लेट्स से फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली लिंक करता है करंट के साथ। मतलब कि करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स वाला कॉन्सेप्ट बढ़, मतलब कि ना अगर देखें तो F इक्वल्स टू ILB, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में ये जो लाइक कह सकते हैं कि अगर हम लोग पॉइंट की बात करते हैं तो वो पॉइंट लाइक कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स बराबर हो जाती हैं। अब ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये मैं पहले भी एक न्यूमेरिकल में बता चुका हूं, वो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दोनों के दरमियान का गैप है, ठीक है, दरमियान का दोनों का गैप है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डोमिनेंट होती है, तो उसका जो लाइक कह सकते हैं इंपैक्ट होगा ज्यादा होगा, इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि इसकी करंट ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि करंट इसकी ज्यादा है। जैसे हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ में भी कहते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन इसे एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़ाया जाता है कि होता क्या है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को आप मिला लेंगे तो क्या होता है कि I डिवाइड बाय R के बराबर आता है। सो करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो बेसिकली इसकी मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट ज्यादा होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट इसके मुकाबले में कम होगा। तो हम लोग कहेंगे कि वो जो पॉइंट होगा जहां पर आप कहते हो कि यार लाइक कह सकते हैं कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइक कह सकते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर जीरो हो जाती है। तो बेसिकली ये वो सिनेरियो है कि अगर मिसाल के तौर पर दोनों जो लाइक कह सकते हैं दोनों में दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और अगर के दोनों का लाइक कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड बराबर होता तो वो सेंटर में मिडवे होता। लेकिन यहां पर चूंकि बेसिकली 8 एम्पियर हमारे पास है तो ये पॉइंट तकरीबन कोई यहां पर लाइक कह सकते हैं कि सेंटर से थोड़ा सा आगे होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, मतलब कि सेंटर से आगे होगा। क्यों? क्योंकि इसका करंट ज्यादा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और ऐसे केस में इसकी मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली आपके पास उतनी स्ट्रांग नहीं होगी क्योंकि करंट की वैल्यू कम है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट होगा ये यहां पर इस तरह से आगे की तरफ क्या होता है, शिफ्ट करता है या आगे की तरफ होता है। तो हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को, यानी कि जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू को मतलब कि देखना है कि ये कितने डिस्टेंस पर है। यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये R1 है और ये हमारे पास R2 है। अगर मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं R1 और यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं R2, सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द ये वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 कि हमारे पास कितना आ रहा है। तो ये जो P पॉइंट होता है ये बेसिकली लाइक कह सकते हैं अगर इसका करंट ज्यादा हो तो आपके पास ये पॉइंट, ये जो P पॉइंट होगा ये सेंटर से इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है अगर कि हम लोग देखें ना तो यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास करंट की वैल्यू हो गई है, ठीक है, करंट की वैल्यू दरमियान का डिस्टेंस आ रहा है। अब लेट द न्यूट्रल पॉइंट P बी एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम द फर्स्ट वायर एंड R2 फ्रॉम द सेकंड वायर। जो चीजें मैंने आपको जनरल बताई हैं ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि यार इस टॉपिक से रिलेट करता है। जब ये टॉपिक में पढ़ाता हूँ, मतलब कि डिटेल में पढ़ाता हूँ, मुझे जरा एक आंसर भी देना याद आया कि जब दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी फोर्स ऑफ या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ये जरा मुझे आंसर दे देना, ठीक है। मैं देखूंगा कि किसने सही आंसर दिया। ये थोड़ा लॉजिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। फ्रॉम द सेकंड वायर सिंस B1 एंड B2 एट द लाइक कह सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास जो B1 इज इक्वल टू B2 जो है ये न्यूट्रल पॉइंट बराबर होती है, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाती है। यानी कि फर्स्ट वायर की, फर्स्ट कंडक्टर की भी और सेकंड फर्स्ट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2, इस पॉइंट पर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कि आप ये कहोगे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर B1 इज इक्वल टू आपके पास B2 हो रहा है। इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है बेसिकली लाइक ये जो अगर B की बात करते हैं ना तो ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ये इसे एम्पियर सर्किट लॉ बोला जाता है, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ। इसी को आप सॉल्व करते हो तो ये आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट
डिवाइड बाय 2 पाई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आई डिवाइड बाय आर के बराबर, मतलब कि ये आई डिवाइड बाय आर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई इनटू आई डिवाइड बाय आर है। ये एम्पियर सर्किट लॉ है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमने इसी जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये b इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आर होल डिवाइड बाय 2 पाई। तो इसी तरह से अगर ये 1 की बात करेंगे, इसी को अगर आपने 1 में लिखना है तो ये कांस्टेंट है म्यू नॉट, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब इसकी एक सेपरेट डिबेट है या डिस्कशन है, वो हम मेन कॉन्टेक्स्ट में भी इधर डिस्कस नहीं कर सकते। कोई इंटरेस्टेड हुआ तो मैं उसको लेक्चर दे दूंगा, तो मुझे याद करा देना। अगर कमेंट ज्यादा हुए तो मैं उसका लेक्चर भी दे दूंगा, ठीक है। b2 इज इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई और i2 डिवाइड बाय r2। अब ये दो बेसिकली हमने ना इसी मैग्नेटिक फील्ड को करंट और उस रिलेशन के साथ जो है वो डबल करके लाइक कह सकते हैं, मतलब कि ना 1 और 2 के पर्सपेक्टिव में लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक काम करना है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर थी, सॉल्व कर लो। ये म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई हमारे पास क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। पीछे क्या बचेगा, i1 डिवाइड बाय r1, i2 डिवाइड बाय r1। आप क्या करोगे, करंट की वैल्यू को पुट करोगे और सॉल्व करोगे, तो आपके पास r2 डिवाइड बाय r1 और इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 8 डिवाइड बाय 4। इसको रीअरेंज कर लेना, मतलब कि r को r के पास ले आना, i को i के पास लेके आके सॉल्व कर लोगे, तो बेसिकली r2 डिवाइड बाय r1 इज इक्वल टू 2 आता है। अब r1 को उस तरफ लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा लाइक 2 टाइम्स ऑफ r1 हमारे पास इस तरह आएगा। या फिर हम लोग ये कहेंगे कि आपके पास जो है बेसिकली अगर के बात करते हो ना तो r2 जो है वो r1 के लाइक कह सकते हैं डबल है, या हम लोग कहते हैं ना जैसे हमने r2 की बात की तो r2 का करंट ज्यादा है तो उसका रेडियस आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं एज कंपेयर टू r1 के लाइक कह सकते हैं डबल होता है, क्योंकि उसका करंट ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के केस में हम लोग लेते हैं या उसके सीन में लेते हैं, सारा एम्पियर सर्किट लॉ के केस में डिस्कस होता है। तो हम लोगों ने ये कहना है कि यहाँ पर देखेंगे कि जो r2 है वो 2 टाइम्स ऑफ r1 है, दैट्स इट। अब आपको ये वैल्यू निकल आई है ना, तो आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करोगे कि जरा देखो हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर ये जो r1 है प्लस ये r1 प्लस r2 जो है वो किसके बराबर होगा, मतलब कि दोनों को ऐड करोगे वो बराबर होता है 0.6 के। तो बेसिकली r1 प्लस r2 जो होगा वो 0.6 मीटर के बराबर है। r2 की वैल्यू हमने क्या भी निकाली है, r2 की वैल्यू निकाली है 2 टाइम्स ऑफ r1, मतलब कि वो r1 के डबल है, r2 जो है वो r1 के डबल है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लाइक कह सकते हैं कि r2, आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे 0.6 आता है, आप सॉल्व कर लो तो ये आएगा 3, ये 1 है, ये 2 है, 3, 0.6 मीटर आ रहा है। 3 को डिवाइड कर दो, r1 इज इक्वल टू 0.6 मीटर होल डिवाइड बाय 3, r1 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम लोग बात करें तो r1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.2 मीटर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार ये 0.2 मीटर है तो पीछे कितना बच जाएगा, अगर 0.6 में से लाइक कह सकते हैं कि 0.2 निकालूं तो पीछे बच जाएगा 0.4 मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि i2 जो है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि अगर कि हम लोग बात करते हैं तो r2 जो है वो 0.4 और r1 जो है वो 0.2, तो दोनों को ऐड करो वही आंसर आता है। तो बेसिकली हम लोग कहेंगे कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये जो पॉइंट P है जहां पर लाइक कह सकते हैं कि जो लाइक कह सकते हैं कि B1 और B2 हमारे पास जो लाइक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो दोनों बराबर हो जाती हैं, यानी कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास जीरो, नेट जो वहां पर इंपैक्ट होता है वहां पर जीरो होता है न्यूट्रल पॉइंट पर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आप जीरो कंसिडर करते हैं। तो वो हम लोग कहेंगे कि बेसिकली क्या होगा कि वो R1 से यानी कि I1 से फर्स्ट कंडक्टर से 0.2 मीटर पर है और बेसिकली आपके पास जो है वो सेकंड कंडक्टर से आपके लाइक 0.4 मीटर पर है। इतनी सी बात है, बस ये सारा का सारा सीन है, इस चीज को अपने माइंड में रखना है, तो ये हमारा जो है मेन टास्क हमारा हो जाएगा, दैट्स इट। तो इससे रिलेटेड अगर कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बता देना, चैलेंज नोट कर लो, यहाँ पर देखते हैं कि कितने बच्चे ये चैलेंज कर सकते हैं। अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो चैलेंज जो है हमारा लाइक करंट की वैल्यू जो है I1 की वैल्यू जो है वो क्या करते हैं, I1 की वैल्यू हम लोग जो है वो 10 एम्पियर कर देते हैं, I2 की वैल्यू जो है वो हम लोग 4 एम्पियर कर देते हैं। और ऐसे केस में आपने दरमियान का डिस्टेंस जो है यानी कि सेंटर का जो डिस्टेंस यहाँ पर 0.6 दिया हुआ है ना, तो मैं R की वैल्यू जो है वो बेसिकली 0.8 मीटर कर देता हूँ। आप लोगों ने यही सारी कैलकुलेशन करके बताना है कि न्यूट्रल पॉइंट जो है दोनों की डायरेक्शन करंट की सेम है,
ठीक है, करंट दोनों में सेम आपके पास जो है वो लाइक डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे में जो है अगर कि हम लोग बात करें तो क्या होता है, हमारे जो मतलब कि ना लाइक न्यूट्रल पॉइंट है उसको आपने बताना है या दिखाना है कि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस से I1 से कितने डिस्टेंस पर है और I2 से कितने डिस्टेंस पर है, मतलब कि लाइक दोनों कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। सो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपका जो है वो ओके हो गया। अब चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर और अगले न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली अगले न्यूमेरिकल में क्या कहना है। हमारे पास जो है यहाँ पर ये बड़े मजे का लाइक कह सकते हैं न्यूमेरिकल है और ये फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। ओके हो गया। अब हमारे पास जो ये इस न्यूमेरिकल में अगर क्या आप बात करते हो ना तो हमारे पास क्या होता है कि सिंपल वे में लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें कहा जा रहा है अ कॉइल ऑफ वायर हैज लाइक कह सकते हैं कि 100 लूप्स, ईच लूप हैज एन एरिया ऑफ दिस, कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कह सकते हैं कि ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम। So if the magnetic field changes from this to this in इतने सेकंड, find the average EMF induced in the coil during this time। यानी कि जो आपके लूप्स हैं वो 100 हो गए, यानी कि 100 लूप्स हमारे पास, एरिया उनका इतना आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस लाइक कह सकते हैं कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर कि हम लोग बात करते हैं ना एक सोलेनॉइड के केस में, इस तरह से हमारे पास जो लाइक कह सकते हैं कि एक कॉइल हमारे पास आ रही है और उसके कितने हैं, उसके 100 लूप्स हमारे पास इस तरह से दिए गए हैं। अब यहां पर लाइक कह सकते हैं कि जो एरिया है, अगर कि ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, ये हो गए 100, और जो इसका एरिया है, एरिया हमारे पास होगा 2 × 10⁻³ मीटर्स की है, ये इसका एरिया है। और इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइक कह सकते हैं लाइंस जो होती हैं वो इस तरह से इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है मैक्सिमम, लाइक कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन में या उसके लाइक कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे पास करे। सो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी कि बी की वैल्यू जो है, ये जो डेल्टा बी है, यानी कि बी की वैल्यू चेंज हो रही है, ये आपकी चेंज हो रही है 0.2 टेस्ला से 0.6 टेस्ला, और टाइम कितना लग रहा है उस चेंज में, वो लग रहा है 0.1 सेकेंड्स। अच्छा, अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ लूप्स हो गए, एरिया हो गया B1 B2, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लाइक कह सकते हैं कि इस एरिया में से वो हमारे पास 0.2 से 0.6 तक हो रही है। मतलब कि फाइनल और इनिशियल वाला केस है कि फाइनल उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है और मिनिमम वैल्यू इतनी है। अगर आप दोनों में फर्क करोगे तो हमारे पास 0.4 टेस्ला आता है। अब आपका सवाल ये बनता है कि सर व्हाई वी आर टेकिंग डेल्टा बी, मतलब कि डेल्टा बी के पीछे क्या रीजन है या क्या सिनेरियो है, यानी कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसी क्या जरूरत है कि हम लोग जो है यहाँ पर बेसिकली डेल्टा बी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो हमारा लाइक कह सकते हैं कि जो फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो हमें कहता है कि E इज इक्वल्स टू माइनस भी होता है, लेकिन यहां पर फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, तो N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होता है। सिंस जो फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं इसे, और ये बराबर होता है BA के। आप इसकी वैल्यू को पुट करो, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ N डेल्टा BA होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है। ओके सीन है। अब ए जो है एरिया कांस्टेंट रहता है, कॉइल का एरिया जो है आप लोग खुद देख लो कि क्या कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, नो। जो चीज चेंज नहीं होती उसे डेल्टा से बाहर निकाल दो, ठीक है, डेल्टा से बाहर निकाल दोगे तो ये इस तरह से होगा, मतलब कि ये चीज चेंज नहीं हो रही, एरिया को बाहर लिखो, ये हो जाएगा डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। फेरेडे हमें कहता है कि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मतलब कहने का ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है कि डेल्टा बी जो है हमारे पास मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी वैल्यू कैसे होगी, मतलब कि लाइक 0.6 टेस्ला फाइनल है और 0.2 टेस्ला मिनिमम है। आप इसको माइनस कर लो तो 0.4 टेस्ला होता है। तो बेसिकली डेल्टा बी इज इक्वल्स टू हमारे पास 0.4 टेस्ला, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज बेसिकली हमारे पास 0.1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड जो टाइम है आप इसकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर सकते हो। सो बी चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब कहने का ये हुआ कि जो ईएमएफ जो चेंज, मतलब कि लाइक ईएमएफ की प्रोडक्शन है, ईएमएफ की इंडक्शन जो ये इंड्यूस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है। मतलब कि एक मैग्नेट है ना, लेट्स से कॉइल के पास आ रहा है, जब तक वो आता जाता रहेगा, मूवमेंट होती रहेगी, रिलेटिव मोशन कहते हैं इसे, कॉइल मूव करे या लाइक मैग्नेट मूव करे, एक ही बात है, मतलब कि दोनों मूव करें, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चेंज हो रही है, आपकी कॉइल जो है वो जगह पर है।
सो बेसिकली क्या होगा कि आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा बी का कॉन्सेप्ट बच्चे थोड़ा सा वो मिक्सअप हो जाता है, तो डेल्टा बी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को कहते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके आप क्या करोगे, फर्क निकालोगे कि कितना चेंज आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जो है नंबर ऑफ टर्न्स लाइक 100, इसके बाद मैग्नेटिक लाइक एरिया, और फिर आपके पास जो है ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा कि एरिया। आप इन तमाम वैल्यूज को पुट करो, वैल्यूज को पुट करने के बाद जो है आप डिवाइड करो तो 0.08 वोल्ट्स हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। मतलब कहने का ये हुआ कि आपको अगर के लाइक कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, और इसके साथ साथ जो है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर के दे दी जाती है, या फिर आपको डायरेक्ट भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हैं, वो डायरेक्ट दे देंगे चेंज, तो फिर माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। अगर के दो वैल्यूज देते हैं तो फाइनल और इन माइनस मतलब के हायर माइनस लोअर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी सीन हो जाएगा। सो ये सीन हमारे पास आ रही है, दैट्स इट। यहाँ पर माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया हुआ क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। असल फॉर्मूले में अगर के असल फॉर्मूला देखा जाए ना तो यहाँ पर माइनस साइन आता है, ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ पर नहीं लगाना, इसको आपने ध्यान में रखना है। चैलेंज नोट कर लो। चैलेंज में हमारे पास क्या होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कि हम लोग बात करते हैं ना, तो चैलेंज के केस में हम लोग ये कह लेंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो मैं इसके पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ। एरिया जो है वो 5×10⁻³ मीटर स्क्वायर, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहले उसकी वैल्यू थी 0.7, ठीक है, फिर बाद में उसकी वैल्यू होगी 0. कह सकते हैं कि 9, ठीक है, और बाकी जो है लाइक कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स 50 कर लोगे, 50, ठीक है, ये 50 है, 50 कर लोगे, बाकी सॉल्व कर लेना। देखते हैं आंसर किसका ठीक आता है। जिसका आंसर ठीक हुआ वो उसका आंसर, जिसके सारे आंसर ठीक हुए उसका कमेंट पिन होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है और लोग आते रहेंगे अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, क्योंकि जब तक कोर्स चलेगा तो आपका कमेंट जो है वो एक ऑनर के तौर पर हमारे पास मौजूद रहता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, और इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास ना एक 2 मीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है, एक 2 मीटर लॉन्ग वायर है, और उस वायर को हमने क्या करना है, उस वायर को हम लोग यहाँ पर 1 मिनट बेटा जस्ट वेट, सही है, 2 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। आपने सबसे पहले अपने डेटा को लाइक इंसर्कल कर लेना है। हमारा डेटा क्या है, ये डेटा है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो आपने लाइक मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसको पहले होना चाहिए था हमारे पास, ठीक है, ओके सी। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है लाइक अगर कि हम लोग बात करें ना तो बेसिकली करंट की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड थीटा की वैल्यूज है। आपने क्या करना है, आपने लाइक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला करंट कहीं अगर कि करंट कहीं कंडक्टर है तो उस पर जो उसकी वैल्यू होती है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब कि F=IL भी हमने पीछे भी किया। तो क्या करना है, आपने सिंपल थीटा की वैल्यू पुट करनी है, एल की, बी की, आई की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स निकल आएगा। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट न्यूमेरिकल। अगर ये न्यूमेरिकल आ गया तो फिर तुम एग्जामिनर के लिए हाथ उठा के शुक्रिया अदा करना अल्लाह ताला की जात का, और उस एग्जामिनर के लिए दुआ करना जिसने ये दिया था। वैसे इतना आसान न्यूमेरिकल सिर्फ एमसीक्यूज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में फेडरल बोर्ड में नहीं आता, ठीक है, ये बात ये आपको समझनी है। और एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल जो है ना, मतलब के शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकते हैं, वो जो शॉर्ट एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से, सॉरी। तो आपने ध्यान में रखना है, सिंपली वैल्यू पुट करो, sin 60 की वैल्यू 0.866 आती है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉल्व करके करते हो, ओके सीन है, परफेक्ट हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। इस न्यूमेरिकल में अगर के चैलेंज देते हो, वैसे तो इस न्यूमेरिकल में चैलेंज बनता नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, हर न्यूमेरिकल में दे रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, बी की वैल्यू चेंज करनी है। बी की वैल्यू यहाँ पर लाइक कह सकते हैं कि लाइक 15 टेस्ला 0.5 दी हुई है, तो हम 1.5 टेस्ला कर लेंगे, या 2.5 टेस्ला, 2.5 टेस्ला है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फोर्स है, ओहो क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स है, वो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास कितनी आ रही है, लेट्स से 15 न्यूटन आ रही है, ठीक है, 15 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स हो गई। और करंट जो है वो बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि 10 तो नहीं करेंगे, इसको 18 एम्पियर कर देते हैं, 18 एम्पियर होगी हमारे पास। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज से जो एंगल आपका आ रहा है वो आ रहा है, मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, और आपके पास जो है ये इसको 180 कर लो, ठीक है, मतलब पैरामीटर्स को
आपने लेंथ ऑफ द कंडक्टर फाइंड आउट करनी है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होगी। लेंथ ऑफ द कंडक्टर फाइंड आउट आपने इसी फॉर्मूले से करनी है। आंसर दे देना कि इस न्यूमेरिकल के चैलेंज का क्या आंसर आया है, तो वो तुम लोगों ने बताना है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि a particle carrying a charge of 1 microcoulomb, right, and moving with velocity of this इतने मीटर पर सेकंड enters a magnetic field of इतने टेस्ला at an angle of 60 डिग्री। तो ये उसका चार्ज हो गया, Q की वैल्यू हो गई, ये उसकी वेलोसिटी हो गई, ये उसका एंगल हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आपने फोर्स फाइंड आउट करना है। सो सिंपल गेम में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है वो बराबर होता है QVB साइन थीटा के, मतलब कि QVB साइन थीटा के बराबर है। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ Q, चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा। आप वैल्यूज को पुट करोगे, वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करते हो एंड अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो लाइक कह सकते हैं कि 0.866 न्यूटन आता है। सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। इस न्यूमेरिकल में कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं। ये न्यूमेरिकल पिछले की तरह का है लेकिन ये एमसीक्यूज टाइप न्यूमेरिकल है, दैट्स इट। तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। चैलेंज नोट कर लो, मैं इस न्यूमेरिकल को थोड़ा चेंज कर लेता हूं कि हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। फोर्स की वैल्यू आपके पास मिसाल के तौर पर आपको आ रही है 0.931 न्यूटन आ रही है। इसके अलावा बी की वैल्यू आपके पास 1.5 टेस्ला आ रही है। इसके अलावा चार्ज ऑफ लाइक कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि आ रहा है 2 माइक्रोकूलम। अच्छा जी, एफ भी हो गया, बी भी हो गया, क्यू भी हो गया। थीटा जो है वो आपके आ रहा है लेट्स से 30 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि आपने ये वैल्यूज पुट करनी है और वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब कि ये वेलोसिटी की वैल्यू अननोन है। देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये इस क्वेश्चन का चैलेंज है, यानी कि चैलेंज नंबर 7 जो है वो आपने इस तरह से निकालना है। चैलेंज नंबर 6 जितना भी मतलब कि अभी बनता जा रहा है आपने इसके आंसर देने, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने मजीद लाइक न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहां पर ना इस न्यूमेरिकल में जो मेन सिनेरियो है उसको समझेंगे कि ये ना एक सिंगल सर्कुलर लूप दिया हुआ है, उसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि एक लूप है सर्कुलर और उसका रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। द प्लेन ऑफ द लूप लाइज एट 40 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतने टेस्ला। मतलब कि जो एंगल बन रहा है, जो इस लूप के जो प्लेन का एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और रेडियस जो है वो इसका ये मेंशन है। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। मतलब कि आप ये कहेंगे कि वो अगर कि वो लूप है तो उसका जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो हमारे पास जो है ना उस एरिया, उस प्लेन का जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो बन रहा है कितना, 40 डिग्री। अच्छा, यहां पर ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करने हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड और वेक्टर एरिया का एक्सप्लेनेशन देनी है, तो उसके लिए हम नोट की स्क्रीन पर जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, यहाँ पर ब्रेक एक शॉर्ट सी लेता हूँ और तुम्हें वो ब्रेक फील नहीं होगी। आप यहां पर जाकर अगर तुमने अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो उतनी देर में, और एक स्क्रीन फ्लैश करेगी और तुम्हें नेक्स्ट पार्ट नजर आएगा, लेकिन मैं बीच में पानी शानी पी लूंगा, ठीक है। दैट्स इट। ओके, सो बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले ना आपने एक काम करना है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं कर लेता हूँ, चलो 3-4 ड्रॉ कर लेता हूँ, या तीन भी ठीक है, 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ओके। और हमारे पास ना एक कॉइल है और वो इस शेप में है ना, कॉइल इस शेप में होती है, जो कि लाइक अब ये थोड़ा सा ना इस तरह से टिल्ट हो जाए तो अच्छी बात है। ये जो कि लाइक ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ओके। ये जो कॉइल है ये क्या कर रही है, इसका जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है ये इसका सेंटर है। मान लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये जो कॉइल है इसको हम लोग इस तरफ रखते हैं, ठीक है, इस तरह से कि ये कॉइल अपने सेंटर से इस तरह से ना, मतलब कि लाइक यहां से अपने जो लाइक सरफेस से एंगल बना रही है 40 डिग्री का, मतलब कि अपनी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है 40 डिग्री का। ये गिवन है, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये कहोगे कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन है, वो क्या है, वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं इस तरह से हमारे पास आ रहा है
कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो ये कॉइल की सरफेस है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपके पास आ रही है उनके साथ 40 डिग्री पर आ रहा है। ओके सीन है। अब याद रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर जो है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स में एक कॉन्सेप्ट होगा, वो होता है वेक्टर एरिया का। आप याद रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की जब भी बात आती है, ये फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, आप कहते हो बी डॉट ए, ठीक है, बी डॉट ए। बी तो चलो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जो एरिया है ना, एरिया अगर के इस कॉइल का सिर्फ एरिया लेता हूं, ये मतलब कहने का ये हुआ कि ये सरफेस आपके पास आ रही है ना, ये पूरी सरफेस जो है, इस सरफेस, पूरी सरफेस को आप कहते हो एरिया है, ठीक है, पूरा एरिया आ रहा है। तो ये जो एरिया है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इफ यू वांट टू लाइक कह सकते हैं कि कन्वर्ट योर एरिया फ्रॉम स्केलर टू वेक्टर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, 1 होता है, लेकिन वो बेसिकली सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, उसको लाइक स्केलर को वेक्टर के कन्वर्ट कर देता है। मतलब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास कोई भी सरफेस है, वो एरिया लाइक स्केलर है, तो मैंने एज्यूम कर लिया, मिसाल के तौर पर ये सरफेस थी, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर इस सरफेस पर 90 डिग्री पर है। अब जिस डायरेक्शन में इस ये लाइक कह सकते हैं कि ये वेक्टर एरिया होगा ना, ये यूनिट वेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में इस एरिया की डायरेक्शन होगी। मैंने बच्चों को समझाने के लिए ना एक मिसाल दी थी कि इफ यू आर अ स्केलर, मैं तुम्हारे साथ जो है मतलब कि यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करूं तो तुम क्या बन जाओगे? तुम बन जाओगे वेक्टर। मतलब कहने का ये हुआ कि मेरे पास एरिया क्या था, एरिया मेरे पास एक स्केलर था, मैंने क्या किया, इसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया वेक्टर एरिया। अब इसकी डायरेक्शन जो है ना, इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यूनिट वेक्टर नाम से वाज़ेह है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो बेसिकली अपनी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कैसे? यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेक्टर एरिया जो है ना, वेक्टर एरिया, इसकी डायरेक्शन टोटली डिपेंड करेगी किसके ऊपर? यूनिट वेक्टर के ऊपर। अब ये मेरा एरिया है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया, तो ये बेसिकली वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। तो इस कॉइल का मिसाल के तौर पर ये कॉइल मेरे पास यहां पर है, मान लेते हैं कि ये कॉइल है मेरे पास ना, मैं इसी कॉइल को यहां पर ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर ली, ये कॉइल है, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो कैसे होगा? सरफेस से। वो सरफेस से इस तरह बाहर की तरफ होगा। आप इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल वेक्टर एरिया इस तरह नाम दे सकते हैं। अब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस एरिया इसका ये आ रहा है, ये सारा का सारा ये स्केलर चीज है। और जो बेसिकली वेक्टर एरिया है जो कि इसके साथ सरफेस के साथ 90 डिग्री पर है, अगर कि मैं एंगल देखूंगा 90 डिग्री पर होगा, इधर से हर तरफ से 90 डिग्री। जैसे मेरा हाथ है ये ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फ्लक्स में एंगल किसके बीच में देखा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड के और एरिया, वेक्टर एरिया के दरमियान में। और वेक्टर एरिया यहां पर कौन है? वेक्टर एरिया यहां पर बेसिकली ये ए आपके पास जो है ना, मतलब कि ए वेक्टर है। तो जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में इस पूरे कॉइल का, इस पूरे लूप का वो डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में हम मजबूर होते हैं, क्योंकि एक तरफ जब आप डॉट प्रोडक्ट लाइक एक तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स की जब बात कर रहे होते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में लिया जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर नहीं होता। सो वी हैव टू टर्न द स्केलर वेक्टर टू वेक्टर एरिया। मतलब कि हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना है। यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो आपका वो स्केलर वेक्टर वेक्टर एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्केलर एरिया वेक्टर एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज है, इस चीज को आप माइंड में रखेंगे कि वेक्टर एरिया आपके पास ये आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, मुझे सरफेस का एंगल दिए। इन लोगों ने क्या होशियारी की है तुम्हें गुमराह करने के लिए कि सरफेस का एंगल दे दिया। बच्चा क्या कहेगा कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? मेरे पास फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। पेपर में ये दिया होता है ना, पेपर में ये फॉर्मूला दिया होता है। बच्चा यहाँ पे 40 पुट करेगा, डायरेक्ट सारा आंसर ही गलत कर देगा। एरिया भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और एंगल देके गलत कर देगा। तो यहां पर एंगल सरफेस के साथ नहीं लेना, यहां पर एंगल लेना है आपने वेक्टर एरिया के साथ, जो कि बेसिकली इस डायरेक्शन में है। सो वेक्टर एरिया जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये बना रहा है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल। अच्छा जी, अब आप जरा देखो, मैंने आपको बताया कि सरफेस और वेक्टर एरिया के दरमियान में एंगल कितना है। मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, जिस तरह मर्जी करूं, तो मेरे पास ये वेक्टर एरिया है, ये कॉइल है, ये कॉइल की सरफेस है। दोनों के दरमियान में एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है ना। तो मैं कहूंगा
कि मेरे पास यहां पर जो टोटल एंगल है, टोटल यहां से यहां तक का एंगल है वो 90 डिग्री है। तो मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर मुझे इस पूरे 90 में से ये थीटा चाहिए। तो 90 किसके बराबर है? 90 बराबर है आपके पास, मैं आई थिंक ये बारबी कलर जो है ना, ये तुम्हें शायद नजर ना आए, मैं इसको इस तरह करता हूं। 90 कलर सॉरी 90 थीटा जो है वो लाइक कह सकते हैं कि बराबर आ रहा है 40 प्लस थीटा के, मतलब कि 90 के अंदर 40 भी आ रहा है। यहां से यहां तक अगर आप फुल आते हो तो आपके पास 40 और थीटा दोनों आ जाते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या करना है, आपने इस 90 में से 40 को माइनस कर लेना है, थीटा आ जाएगा। सो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 50 डिग्री हमारे पास होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखें कि ये 50 डिग्री आपके पास आ रहा है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये बराबर हो जाएगा बी ए कॉस 50 डिग्री। अब आप कॉस 50 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो ये डायग्राम का है, मतलब कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है ब्रो, ये एक्सप्लेनेशन लाइक लिटरली मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक्सप्लेनेशन जो है मतलब कि ना आपको पेपर में लिखनी है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसमें काफी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेकंड ईयर के यूज किए हैं, आपकी बुक में नहीं है, फर्स्ट ईयर में नहीं है। ये सेकंड ईयर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेक्टर एरिया की जो डिटेल्ड है, इस चीज को आपने देखना है कि बेसिकली हाउ टू कन्वर्ट योर स्केलर टू वेक्टर एंड देन उसके बाद आपने थीटा कैसे लेना है। तो बच्चे ये थीटा ले लेते हैं, इस चीज में आपका थीटा 50 डिग्री आ रहा है। अब आपने क्या करना है बच्चे, आपके पास जो है लाइक 40 डिग्री था, आपने 90 में कन्वर्ट कर लिया। अब चूंकि ये एरिया है और यहां पर हमें रेडियस दिया हुआ है, सो किसी भी सरफेस का जो लाइक कह सकते हैं सरफेस एरिया का एरिया निकालते हैं या किसी भी सरफेस का एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया, वो बेसिकली लाइक कह सकते हैं सर्कुलर लाइक कह सकते हैं लूप का जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा? वो हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर के। ये कांस्टेंट एक सर्कुलर लूप का फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब क्या होगा कि रेडियस आपको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट योर सेंटीमीटर लाइक रेडियस फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर, बिकॉज ऐसा यूनिट सिस्टम है। तो टेस्ला 40 डिग्री आपने माइनस किया, 50 डिग्री आपके पास आ गया और इसके साथ साथ आपने एरिया निकालने के लिए जो आर रेडियस है इसको आपने पाई के साथ मल्टीप्लाई किया एंड अल्टीमेटली आपके पास मीटर्स क्या आएगा। अब आपने क्या करना है कि थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, इसके अलावा एरिया की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने पुट करनी है, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है ये फाई की वैल्यू इतने वेबर्स हमारे पास आएगी। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। वेबर जो है वो इसका यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास जो है आंसर आ रहा है। सो ओके बच्चों, न्यूमेरिकल तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर एक ये मसला है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर है ना ये बुक वाला नहीं आया। तो मतलब कि अगर तुम अभी तक नीचे जाके ये लिख के आ चुके हो कि सर ये बुक वाला आंसर नहीं है, ये कोई और आंसर आ रहा है, सो टेंशन नहीं, कोई गाली नहीं की पुत्र, मुझे कुछ बात एक्सप्लेन करने तो पहले। बात ऐसे की है कि बुक वाले इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी गड़बड़ है। वो गड़बड़ कैसे है कि अगर के आप थीटा 50 रहते हो या 40 रहते हो तो उसके साथ आंसर आपका मैच नहीं करेगा, मतलब कि 40 के साथ ही मैच नहीं करता। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आपने जो ये तरीका बताया है, क्योंकि ये सेकंड ईयर के इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, ये पहली दफा कोर्स आ रहा है और जो डिटेल मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की है ना, ये सारी डिटेल वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट, और आप डायरेक्शन लेते ही वेक्टर एरिया के साथ है। तो कुछ जगहों पर ऐसा भी तुम्हें नजर आ सकता है कि डायरेक्ट लोग 40 पुट करते हैं, तो 40 सरफेस एरिया के साथ है, सरफेस के साथ एंगल बन रहा है, वेक्टर एरिया के साथ नहीं है। एक बात ध्यान में रख लो, वेक्टर एरिया के साथ जो एंगल बन रहा है वो 50 है, टोटल 90 में से 40 माइनस करेंगे 50 आएगा। सो इस आंसर में मिस्टेक है या इस आंसर में थोड़ी गड़बड़ है, तो इसलिए बात दबा दो और मेरे ख्याल से अब तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो आंसर हमारा आ रहा है ना, तो ये आंसर परफेक्ट है। अच्छा, पेपर में अगर के नहीं भी दिया होगा तो तुमने ये मेथोडोलॉजी फॉलो करनी होगी, इस मेथोडोलॉजी से आंसर ठीक निकल रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक न्यूमेरिकल था जिसमें ये थोड़ी सी गड़बड़ थी और मेरे ख्याल से अभी तक तुमने ये कमेंट कर दिया था, जाके नीचे कमेंट कर दिया होगा कि जब बच्चा देखता है कि यार ये तो आंसर बुक में नहीं है। सो द रीजन इज कि ये जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर 2.42 लिखा हुआ है, तो 2.42 जो है ना, मेरे ख्याल से ये कॉस के अलावा 2 को मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से आंसर आता है। मतलब कि लाइक अगर के हम लोग देखें ना तो हमारा जो आंसर है वो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह इसके बगैर आता है कि आप अगर के 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये 0.00125664, तो ये तकरीबन कोई 2.5 बन जाएगा, 2.5 10⁻⁴, लेकिन उसमें कॉस का फैक्टर नहीं होगा, कॉस का एंगल वाली वैल्यू नहीं है। जब यहाँ पर एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ये आंसर इनकम्प्लीट होगा या ये तरीका गलत हो जाएगा। तो एंगल पुट करना है, अगर कि आप कॉस के अलावा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल 0 डिग्री नहीं है। अगर 0 डिग्री होता तो वी कैन से cos 0 1 होता तो फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है
तो सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल में सॉल्व किए हैं, तो ये बेसिकली उस वे में लाइक ये फर्स्ट टाइम आ रहा है सेकंड ईयर कोर्स हमने, मतलब कि पता नहीं 10 से 12 साल मतलब के हो गए पढ़ाते हुए, तो ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये ओके हो गया होगा, और इसमें लाइक कह सकते हैं कि आपने इस एंगल का जो है वो ख्याल रखना है, दैट्स इट। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमारे पास आ रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। मतलब कहने का ये हुआ कि चार्ज की वैल्यू मेंशन है 2 माइक्रोकूलम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास 2 टेस्ला है, एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन, आपके पास वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो। व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी इज दिस, आपके पास मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, मतलब कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो फॉर्मूला तो सिंपल होता है कि जब आप बात करते हो मैग्नेटिक फोर्स की, तो उसके लिए आप लगाते हो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब आप कहेंगे सर यहां पर आप ना मतलब कि वेक्टर नेचर क्यों अप्लाई करें, अब इसकी पूरी डिटेल है कि वेक्टर नेचर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो एक टॉपिकल डिस्कशन है। टॉपिक चाहते हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें डिटेल घंटे डेट का लेक्चर बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। टॉपिक अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपने बैच का लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो वेलोसिटी भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, ठीक है। अब ऐसे में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आपके पास ये दी हुई है, ये आपके पास 2i प्लस 3j, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास 2j है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कि आप बात करते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास जो है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ रही है, इसलिए आपके पास आई वेक्टर और जे वेक्टर दोनों आ रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल चार्ज की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू होगी, दैट्स इट। आप इसको मैंने यहाँ पर बोल्ड करके लिखा है, मेरे लिए बोल्ड करके लिखना मेंशन करना आसान होता है, क्योंकि टाइपिंग में बड़ा इशू होता है वेक्टर के साथ, मतलब के सिंबल्स को लिखना। मैंने बोल्ड करके लिख दिया, बोल्ड भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, पेपर में आप ऐसा करना, वेक्टर यूज करना। अब हमने क्या करना है, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, और वेलोसिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब ये 10 पावर 6 तो नंबर है, इसको बाहर कर लो, जो वेक्टर्स हैं उनको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ऐसा करते हैं कि वेक्टर की जो वैल्यूज है ना उनको जाके नोट पर सॉल्व करते हैं। वेक्टर की वैल्यू आपके पास 2i प्लस 3j मल्टीप्लाई आपके पास 2j आपके पास, ठीक है, क्रॉस 2j आ रहा है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2i प्लस 3j और क्रॉस 2j। आप इस क्रॉस को पीछे नहीं लिख सकते, मतलब कि लोग बात तो ये लोग कहते हैं 2j क्रॉस, ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इधर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करती, तो इसलिए ये होगा v की वैल्यू पहले, b की वैल्यू बाद में, ठीक है बेटा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये हमारे पास वैल्यूज आएंगे। सो बेसिकली 2i प्लस 3j मल्टीप्लाई आपका जो आ रहा है ये 2j, इसको हमने सिर्फ सॉल्व करना है, यानी कि यही हमारा जो मेन गोल है वो यही है। अच्छा, करना कैसे है कि आप ना पहले इसको इसके साथ लिखो, तो मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और i क्रॉस j आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपने सॉल्व करना है। फिर आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 और j क्रॉस j आ जाएगा इस तरह से। अब क्या होता है जरा गौर से समझना, ये तो हो जाएगा भाई 4, और i क्रॉस j को सॉल्व करना है, और ये हो जाएगा 6, और ये j क्रॉस j को सॉल्व करना है। पहले ऐसा करते हैं, j क्रॉस j को सॉल्व कर लेते हैं। j क्रॉस j को सॉल्व करना, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं इनका जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है वो बेटा आपके पास बराबर होता है किसके, वो होता है 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि सिमिलर वेक्टर्स में मिसाल के तौर पर आपके पास ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। तो मिसाल के तो j क्रॉस j है, तो एक वेक्टर भी इस तरह, दूसरा वेक्टर यूनिट वेक्टर भी इसी तरह, तो ये j का मॉडुलस j डॉट j इंटू j, और इस तरह से j डॉट j इंटू j इस तरह से लिखा जाएगा। आप इस तरह करोगे ये इस तरह से कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि j मॉड, ठीक है, इंटू j मॉड और cos 0 डिग्री। सो बेसिकली j 1 के बराबर मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, और cos आपके पास जो है सॉरी साइन होता है, सॉरी एक मिनट, इसमें साइन होता है, मैं असल में ना फ्लो में लिख दिया, साइन होता है, इसमें क्रॉस है ना, साइन होता है, ओके, साइन 0 डिग्री, ओके। ये ना होगा पीछे मुझे पत्थर मार रहे हो कि सर ये क्या बात है, आपने सर गलती कर दी, आपको पत्थर पड़ेंगे अब। तो j क्रॉस j जो है ना ये हमारे पास आ रहा है, सो j क्रॉस j किसके बराबर है, 0 के बराबर, ओके हो गया, बात लॉक करो, 6 मल्टीप्लाई 0 कर लो। अच्छा, i क्रॉस j है, एक टेक्निक बताता हूं, उस टेक्निक पर आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, j है, ये z एक्सिस है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इनकी वैल्यू जो है ना इस तरह लिख देनी है। देखो
ये आपके पास क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस और ये आपके पास हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप आई क्रॉस जे करते हो, आई क्रॉस जे करते हो ना, तो अगर कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हो तो फिर आपने लेना है प्लस। कैसे प्लस लेना है मैं आपको पूरी टेक्निक समझा दूंगा, ये एडिशनल चीज भी सीख जाओगे, एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एमसीक्यू बोर्ड में आएगा, लिख के दे लो मेरे से, ठीक है, 2 पेपर होते हैं ना, इसका एक पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है, ये जो आई क्रॉस जे आई डॉट के इस तरह से एमसीक्यूज एक आया हुआ है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जरा ध्यान में रखना। आई क्रॉस जे पीछे क्या रह गया, पीछे आपके पास रह गया के। अगर कि आप एंटी क्लॉकवाइज गए हो तो फिर आपका आंसर आएगा प्लस के। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसके, ठीक है। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस के का मतलब होता है जेड एक्सिस। ठीक है, मतलब कि जो फोर्स लग रही है वो तीसरे एक्सिस पर लगती है, यानी कि जब आप क्यू वी बी की बात करते हो ना, लाइक वी बी की, तो वी और बी एक प्लेन में होते हैं, तो जो फोर्स होती है वो तीसरे एक्सिस पर लगती है, यानी कि तीसरे डायमेंशन पर लगेगी, तो फोर्स आपकी इस तरफ लगेगी, मतलब कि ये आपकी फोर्स लग रही होगी। सो बेसिकली आपके पास आई क्रॉस ये है तो इसका आंसर आएगा प्लस के। ठीक है, और अगर के हम लोग मतलब के लाइक कह सकते हैं कि इस तरह से लाइक क्लॉकवाइज आते हैं, आई क्रॉस के करते हैं, मिसाल के तौर पर आई क्रॉस के करते हैं, ऐसे ही कर रहा हूं, ऐसे ही कर रहा हूं, तो आई क्रॉस के क्या होगा, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में माइनस साइन आता है और माइनस में आपके पास यहां पर पीछे बच गया जे, तो आप माइनस जे लगाएंगे, दैट्स इट। तो ये सारी की सारी गेम है कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है। मतलब कहने का ये हुआ कि आप सिंपल वे में ये जो आई क्रॉस के आई क्रॉस जे इन चीजों का ख्याल रखेंगे, दैट्स इट। अगर के क्लॉकवाइज आ रहे हैं, मतलब कि अगर के मिसाल के तौर पर आप क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज के केस में आप माइनस आते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के केस में प्लस आते हैं, तो ये आपके पास प्लस के है। तो प्लस के बेसिकली आपके पास आई क्रॉस जे के केस में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली आपके पास 4 के हमारे पास इसका आंसर आता है। तो v क्रॉस बी से हमारे पास क्या आ रहा है, v क्रॉस बी से हमारे पास 4 के आंसर आ रहा है। ये टेक्निक समझ लेंगे, इजी रहेगा। इसके लिए मैं ये भी कर सकता था, इसको मुश्किल भी बना सकता था। वो कैसे होता है, वो आपके पास डिटर्मिनेंट वाला तरीका है, आई जे के पहले वेक्टर के हम लिखें, फिर दूसरे वेक्टर, फिर डिटर्मिनेंट, वो लंबा हो जाएगा यार वो चीज। मतलब कि नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, और डायरेक्ट मतलब कि आप इसको ले सकते हो। तो आपके पास आई क्रॉस जे आ रहा है, तो आई क्रॉस जे के केस में ये डिफरेंट एक्सिस है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो बेसिकली इसके केस में 90 हमारे पास आता है। तो 90 वाले केस में ना ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं डिफरेंट वाले केस में। तो ये बस आप टेक्निक याद रखिएगा, आई जे के ले लें। अगर कि आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, दो के बीच में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मिसाल आई जे, तो आई जे है तो आप तीसरे वाला जो है आप उसको सर्कल कर लें, अगर एंटी क्लॉकवाइज है उसके साथ प्लस लगा दें। और अगर के इसी तरह से आप मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह से आते हैं, जे क्रॉस के करते हैं, ये मुझे कमेंट में बताना कि जे क्रॉस के का आंसर क्या आएगा, ये मैं तुम लोगों से पूछूंगा। ये आप लाइक एंटी क्लॉकवाइज आए हैं और जे क्रॉस के का आंसर जो है मुझे कमेंट में बता देना। खैर वो एक सेपरेट बात है और ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो वी क्रॉस बी जो है वो बेसिकली 4k के बराबर हो जाएगी, इसलिए आपने इस चीज को माइंड में रखना है। सो द आंसर ऑफ लाइक वी क्रॉस बी जो है वो हमारे पास 4k है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि बेसिकली हमारे पास जो ये q की वैल्यू और बाकी वैल्यू से इनको सॉल्व करें। 10 पावर माइनस 6 और 10 पावर प्लस 6 कैंसल आउट हो जाएंगे, 2 इंटू 4 आपके पास 8 आपके पास आता है, तो ये 8 न्यूटन हमारे पास फोर्स है, आंसर आ जाएगा। मतलब कि फोर्स का यूनिट 8 न्यूटन है। और ये k क्या शो कर रहा है, k शो कर रहा है द फोर्स शुड बी एक्टेड या शो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग z एक्सिस, मतलब कि ये z एक्सिस पर लगेगी। इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि फोर्स जो है वो आपके पास तीसरे एक्सिस पर लगती है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये x एक्सिस हो गया, ये आपके पास y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया, तो फोर्स जो होगी वो हमारे पास z एक्सिस के अलोंग लग रही होगी। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। और ये चूंकि प्लस के आया है आंसर, तो हमारे पास प्लस z एक्सिस के अक्रॉस जो है वो आपकी फोर्स लगती है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आपके k के साथ अगर माइनस आता तो माइनस का मतलब होता है कि नेगेटिव z एक्सिस की तरफ लग रही है। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बता दिया, फोर्स की डायरेक्शन ही बता दी, और यहां पर हमारा काम जो है वो खत्म हो गया। तो इतना सा हमारा न्यूमेरिकल था। अब मैं आपको इसका चैलेंज दे देता हूं, इसका चैलेंज इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि कितने बच्चे जो है ना वो इस न्यूमेरिकल का जो चैलेंज है वो लाइक कह सकते हैं कि पूरा कर सकते हैं। दैट्स इट। सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का एक वेक्टर ले लेते हैं, 3i प्लस 8j, ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर है। और हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है वो आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके साथ 90 डिग्री पर ही है और 7j जो है इसका आंसर आ रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि इसका आंसर जो है वो 7j है, ठीक है। और 7j वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी का वेक्टर। अब आप मुझे इसकी मैग्नेटिक फोर्स निकाल के दें और ये कौन से एक्सिस पर आपके पास आएगी या कौन से एक्सिस पर मतलब कि फोर्स लगेगी, या प्लस होगा माइनस होगा, व्हाटएवर जो भी कहानी है वो तुम लोगों ने मुझे बतानी है।
बस बात खत्म। वो कमेंट में बता देना जिसने सारे सही जवाब दिए उसका होगा भाई कमेंट पिन, और कमेंट जिसका पिन होता है वो तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है, उस बंदे या बंदी का नाम रहेगा। और दूसरा ये कि जब तक ये कोर्स इंशाल्लाह चलेगा, तो अभी हम लोग इंशाल्लाह अपनी ऐप भी डेवलप करने उस पर काम लगे हुए हैं, तो ये लेक्चर हम उधर भी डाइवर्ट कर देंगे। तो जो भी बंदा आएगा डायरेक्ट देखेगा कि ओ माय गॉड हमारे सीनियर बंदा है, बंदी है, और तुम भी कल कल किसी को फ्लेक्स कर सकते हो यार, वो लेक्चर जरूर देखना, अच्छा बड़े काम का लेक्चर है, उस पे भाई का कमेंट भी आज तक पिन है। बात ये सारी की सारी बस बात दबाओ, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल की, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा, कोई मसले मसाइल हो, कोई गलती हुई हो तो इंडिकेट कर देना, इंसान है यार, गलती हुई हो तो इंसान है, मतलब कि हो जाती है तो इंडिकेट कर देना। तो मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।